हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे के पार्ट की, फेरिंग्स से। ठीक है, तो फेरिंग्स से अगर हम लोग बात करते हैं तो फेरिंग्स क्या होता है पहले हम ये देखते हैं ना। अभी तक हमने जो लैरिंग्स पढ़ा, तो जो कॉमन पासेज है पीछे तरफ से, जो हमारा कॉमन पासेज है एक्चुअली में वही जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड। हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं या जो फूड ले रहे हैं उसके लिए पीछे जो कॉमन पासेज है वो है फेरिंग्स। उस हिस्से को हम, उस गली को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अरे बात समझ आ रही? नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। देखो, ये मान के चलते हैं हम ओरल पासेज है और ये यहां जाके क्या हो जा रहा है, ये लैरिंग्स में खत्म हो जा रहा है। ये ओरल पार्ट लैरिंग्स में खत्म हो जा रहा है। अब ये जो हम इनहेल करते हैं ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा नॉस्ट्रिल वाला पार्ट हो जा रहा है, नेजल पार्ट। ठीक है, अब ये नेजल पार्ट यहाँ खत्म हो जा रहा है। ठीक है, और ये जो लैरिंग्स है, अब पीछे का जो गली है, पीछे का जो कॉमन पासेज है, ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स, ये नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स और ये लैरिंग्स के सामने से गुजरा तो ये लैरिंगोफेरिंग्स। अरे बात समझ आ गई? पीछे का जो कॉमन पासेज है वो फेरिंग्स की बात हो गई। अब हमने इतना जान लिया कि ये तीन पार्ट्स का होता है। अब हम हो जाते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब इसके नीचे जो ट्यूब चली जा रही है, ये स्टमक तक चली जा रही है ना। ईसोफेगस में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मस्कुलर ट्यूब, क्या ईसोफेगस क्या है? मस्कुलर ट्यूब है विच स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। जो हमारा सर्वाइकल का जो छठे नंबर का वर्टिब्रा होगा वहां पर से ये ईसोफेगस स्टार्ट होगी हमारी। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड ट्रैकिया। ट्रैकिया के बिहाइंड ये सिचुएटेड होती है। ट्रैकिया के बिहाइंड ये मतलब जो हमारे ये जो नेजल जो वाला पाथ है, इसमें ट्रैकिया होता है, यहाँ पर लंग्स, इसके पीछे जो है वो क्या हो जाता है, ईसोफेगस सिचुएटेड होता है। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड ट्रैकिया आफ्टर रीचिंग डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होता है हमारा, जो ऊपर नीचे होता है जैसे सांस लेते। तो जैसे ही डायफ्राम तक रीच करा ईसोफेगस, उसके बाद ये स्टमक में कंटिन्यू हो जाता है। एट द लेवल ऑफ डायफ्राम इट कंटिन्यूज टू स्टमक। उसके बाद ये पार्ट बल्ज आउट हो जाता है, मतलब ये एलिमेंट्री ट्रैक जो है वो बल्ज आउट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो स्टमक बोल देते हैं। ठीक है, वो कहां पर होता है? वो T10 लेवल पर, थोरैसिक जो हमारा वर्टिब्रा है उसके 10 लेवल पर, 10th वर्टिब्रा लेवल पर ये जो है ईसोफेगस स्टार्ट, मतलब स्टमक स्टार्ट हो जाता है, ईसोफेगस खत्म हो जाता है। अब इसमें कुछ हिस्टोलॉजिकली हम लेयर्स देखेंगे अभी आगे पूरा, जो मतलब अगर हम ईसोफेगस या कोई भी जो एलिमेंट्री ट्रैक है उसको ऐसे काटते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं, मान के चलो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखें तो कितनी लेयर है उसको हमको देखना है। तो जो टिश्यू की स्टडी होती है हम उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकली कुछ लेयर्स होती है वो हम देखेंगे। तो अभी हम इसमें वो जो चीजें ध्यान रखने की है, सिर्फ उतना ध्यान रखते हैं कि ईसोफेगस में जनरली जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें 4-5 प्रकार की जो लेयर होती है, उसमें जो ईसोफेगस है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो हमको देखना है। तो सेरोसा रिमेन्स एब्सेंट। सेरोसा जो लेयर होगी वो इसमें एब्सेंट है ईसोफेगस में। इन प्लेस ऑफ सेरोसा क्या हो जाता है? फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, जिसको बोलते हैं हम फाइब्रोसा एडवेंटिशिया। क्या बोलते हैं? फाइब्रोसा एडवेंटिशिया। हिस्टोलॉजिकली अगर देखें तो मस्कुलर लेयर जो होती है, इसकी मस्कुलर लेयर 4 ऐसे लेयर होती हैं ईसोफेगस, मतलब कोई भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में। तो जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें क्या स्ट्राइटेड मसल फाइबर होता है ऊपर के 1/3 पार्ट में, मतलब जो 1/3 पार्ट होगा उसमें स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स होता है। स्ट्राइटेड मतलब वो मसल, वो टिश्यू जिसमें स्ट्राइशंस होंगे, ऐसे ऐसे करके स्ट्राइशंस बने होंगे। तो वो जो स्ट्राइटेड होता है पार्ट, 1/3 पार्ट स्ट्राइटेड होता है, जिस कारण से ऊपर के 1/3 पार्ट में ही कार्सिनोमा होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अरे बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? ये हमारा ईसोफेगस हो गया। अब ईसोफेगस में ही क्या पूरा जो ईसोफेगस है, अब चलो देख लेते हैं। ये जो ईसोफेगस है ये किसी ना किसी सेल से लाइंड होगा। ठीक है, किसी ना किसी सेल से लाइंड होगा। तो ये जो सेल से लाइंड होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, किससे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जिस कारण से स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं, जिस कारण से वो प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता। दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस। क्या? एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसमें। डाइजेशन डू नॉट प्लेट, क्यों? डाइजेशन जो है वो वहां होगा जहां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। तो हमारा जो ईसोफेगस है, डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेस्टिव
ग्लैंड्स, ठीक है ना। मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो नहीं होते, जिस कारण से है डाइजेशन भी हमारे ईसोफेगस में नहीं होता, सीधे स्टमक में जाके चालू होता है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पर जो ईसोफेगस यहां से आया और ये स्टमक चालू हो गया, यहां पर एक स्फिंक्टर मतलब एक तरीके से वॉल्व टाइप का दरवाजा जो कंट्रोल करेगा कोई भी आने जाने को कि कितना मात्रा में आना चाहिए अंदर, तो वो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि कहाँ होता है, स्टमक और ईसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब हम जाते हैं स्टमक में। स्टमक में तो स्टमक जो है मोस्ट लार्ज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में होता है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये फंडस हो गया इतना सा पार्ट, फिर ये पूरा पार्ट बॉडी हो गया स्टमक का, और ये हो गया पाइलोरस। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है स्टमक। एंड बॉडी इज कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। पीछे वाला हिस्सा जो ग्रेटर कर्वेचर है, जो कर्व हो रहा है, वो ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर, ठीक है। थ्योरी में आपको जो बोल रहा हूं वही का वही थ्योरी आप लिख सकते हैं। In the starting of stomach, there is present a cardiac notch, and pylorus part is divided into 2 types, antrum and canal. Antrum मतलब ये चौड़ा पार्ट और उसके बाद कैनाल, ठीक है, पाइलोरस। एंड एट द एंडिंग ऑफ पाइलोरस देयर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, इधर पे भी एक पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, विच कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ फूड, ठीक है, एग्जिट ऑफ फूड इन स्टमक। अब क्या है, स्टमक एक पूरा थैलानुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, एक लटका हुआ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जब लटका हुआ है तो इसको कोई ना कोई चीज खींच के रखी होगी। तो हमारी जो स्किन, हमारी जो बॉडी की जो पेरिटोनियम लेयर होती है, मैं अभी आपको एक बार समझा चुका हूँ, पेरिटोनियम लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन होते हैं हम, तो पेरिटोनियल लेयर जो होती है, तो पेरिटोनियल लेयर जो होती है वो इसको पकड़ के रखती है, यहाँ पर पकड़ के रखती है। तो जो पेरिटोनियल लेयर का जो पार्ट ऊपर जो पकड़ के रखता है उसको लेसर ओमेंटम बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट पकड़ कर रखता है उसको ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने स्टमक कर लिया। अब स्टमक में ही हम इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब इसके अंदर जो सेल्स है कैसे कैसे सिक्रीट करते हैं वो देखते हैं, और अंदर क्या क्या ग्लैंड्स है वो पूरा हम डिस्कस करते हैं स्टमक को। तो अब देख लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, सबसे पहले बात तो जो हमारा स्टमक का सरफेस है वो ऐसे ऐसे करके ऐसे मोड़दार बना होता है, सेल्स की लाइनिंग से घुमावदार, खूब सारे RUGE, RUGAE, इन स्ट्रक्चर्स को RUGE बोलते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से एब्जॉर्प्शन और अच्छे से डाइजेशन हो। तो इसमें सेल्स की लाइनिंग होती है, ठीक है ना। थ्योरी मतलब मैं जो बोलता जा रहा हूं आप वैसा लिख सकते हैं। तो जो सेल्स की लाइनिंग होती है, सेल्स की लाइनिंग जो होती है, तो एट द नेक ऑफ, सबसे पहले ऐसे बोलेंगे कि फर्स्टली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, है ना, अर्जेंटाफिन सेल्स एंड जी सेल्स। चलो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। So it contains both endocrine and exocrine part. Exocrine part is auxintic cells, chief cells और आपका goblet cells, है ना। And endocrine part is argentafin cells and G cells. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब endocrine cells ये है, argentafin cells और G cells, और exocrine cells जो है वो auxintic या parietal cell बोलो, या chief cell, peptic cell बोलो, या goblet cell बोलो, ठीक है ना। अब फिर थ्योरी में लिखते हैं कि एट द नेक ऑफ द RUGE और एट द नेक ऑफ द स्टमक सेल्स देयर प्रेजेंट ऑक्जेंटिक सेल्स, और वी कैन से पैराइटल सेल्स विच सिक्रीट HCl एंड Cassell's intrinsic factor. Cassell's intrinsic factor is the factor responsible for the absorption of B12 विटामिन, ठीक है ना। B12 विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए ये यूज होता है, Cassell's intrinsic factor. And these cells, auxentic cells or parietal cells, are generally eosinophilic cells or acidophilic cells, है ना। Now there are also present chief cells or peptic cells, we can say. So these chief cells or peptic cells contains zymogen granules. Zymogen granules are nothing but the granules which responsible for the digestion of proteins, है ना। These chief cells और पेप्टिक सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड लाइपेस। ये 3 तरह की चीजों को सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड लाइपेस। नाउ फर्स्टली, नाउ
फर्स्टली वी शुड कंप्लीट दिस एक्सोक्राइन पार्ट। तो गॉबलेट सेल्स और गॉबलेट ग्लैंड्स वी कैन से। तो गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो म्यूकस सेल्स और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दो चीज जो है वो सिक्रीट करता है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि एसिड से बचा रहे, म्यूकस का लेयर बना रहे, ताकि हमारा जो स्टमक है वो एसिड से बचा रहे। अब दो टाइप के एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जी सेल्स या फिर अर्जेंटाफिन सेल्स। सो जी सेल्स जनरली सिक्रीट गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज द एंडोक्राइन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl। समझ रहे हो बात, ये बोल रहा है कि गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है जी सेल्स, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है ताकि स्टमक में HCl सिक्रीट होता रहे। अर्जेंटाफिन सेल्स सोमेटोस्टैटिन को सिक्रीट करता है, जो कि गैस्ट्रिन को सिक्रीट होने नहीं देता, उसके अपोजिट वर्क करता है। बात समझ आ गई। ये आपका स्टमक का वो हो गया, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड का पूरा थ्योरी हो गया। अब गैस्ट्रिक जूस हम जो सिक्रीट करते हैं 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट करते हैं। एडल्ट में जो हम हैं उसमें उसका pH 2 होता है। इन्फेंट्स में उतना ज्यादा एसिडिक का जरूरत नहीं है, तो pH 5 होता है, धीरे धीरे करके घटता जाता है। इसमें क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड लाइपेज, इतनी टाइप की चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, अब हमारा जो स्टमक खत्म हो गया, इंटेस्टाइन की बात करें। इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, duodenum, jejunum and ileum, and large intestine is divided into 3 parts, cecum, colon and rectum, ठीक है ना, rectum। अब now firstly we should discuss about duodenum। so duodenum की बात करें यदि हम, तो ये क्या है? ये C shaped structure है, ये C shaped structure है। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी? 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब इसमें 2 डक्ट, यहाँ पर पेनक्रियाज भी होता है। हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें पूरा डायग्राम जो डिस्कस किया था, तो यहाँ पेनक्रियाज भी होता है, और ऊपर से यहाँ जो लिवर है, लिवर से एक डक्ट आ रही होती है, वो भी जुड़ी होती है। बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, दोनों मिलकर बन जाती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। दोनों जाके अंदर जाती है, काय में? ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है, और जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ द वेटर, ठीक है ना। ये ड्यूडेनम है, 25 सेंटीमीटर का होता है। इट इज प्रेजेंट क्लोज टू हेड ऑफ द पेनक्रियास। पेनक्रियास के, अब चलो इमेजिन नहीं हो रहा तो ये बता देता हूँ, ऐसे ऐसे करके ये आपका पेनक्रियास, ठीक है ना, ये ऐसा पेनक्रियास होता है, और यहां से ये जाके और आपका ये लीवर बन गया। समझ में आई बात? लीवर की भी यहां जाके जुड़ जाती है। तो पेनक्रियास जो है उसके हेड के पास ये प्रेजेंट होता है। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इनर बॉर्डर, अंदर की जो लाइनिंग है वो एक ओपनिंग को रिसीव करती है, इस ओपनिंग को, जिसको हम हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग बोलते हैं, जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। अब द पार्ट विच प्रेजेंट प्रोक्सिमल टू, इसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, स्टमक, इसोफेगस, वो सब, उसको हम फोरगट बोलते हैं। उसके आगे जो आ गया वो मिडगट हो गया, ठीक है ना। तो द पार्ट विच इज प्रेजेंट प्रोक्सिमल टू दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरगट। इन इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर को देखें तो ड्यूडेनम कंटेन टंग शेप्ड विलाई। अब पूरे इंटेस्टाइन में ही हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो है विलाई, ऐसे ऐसे सरफेस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो विलाई मिलेंगी हमको, तो वो विलाई जो है उसका ना जो इधर पे है कम, थोड़ा कम सरफेस एरिया की जरूरत है, जिस कारण से ये टंग शेप्ड है, थोड़ी मोटी मोटी है, ठीक है ना। टंग शेप्ड विलाई है यहाँ पर। तो सबम्यूकोसा, अब जो हम वो हिस्टोलॉजी में देखेंगे आगे काट कर कि कितनी लेयर्स होती है, तो उसमें एक जो लेयर होगी सबम्यूकोसा ड्यूडेनम की, उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड, विच इज म्यूकस सिक्रीटरी ग्लैंड, जो क्या करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है। आगे देख लेते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट जिजनम में आ जाते हैं। जिजनम एंड इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म। जिजनम कितना? 2.5 मीटर्स का होता है। मैक्सिमम डाइजेशन जो है जिजनम में होकर होता है। इसकी जो विलाई होती है वो लीफ लाइक होती है, मतलब लीफ लाइक मतलब समझ लो ऐसी, समझ रहे हो बात? ये इसकी लीफ लाइक इसकी विलाई होती है। इलियम जो है वो 3.5 मीटर का इसका लेंथ होता है। इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, है ना। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ हम पूरा जो उसका डिटेलिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पढ़ रहे हैं। विलाई क्या है? अब इंटरनल फीचर्स देख लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो विलाई कर रहे हैं, तो विलाई है क्या एक्चुअली में? विलाई प्रोजेक्शन ऑफ म्यूकोसा, जो म्यूकोसा बाहरी लेयर जो हम देखेंगे बाद में हिस्टोलॉजी में, तो बाहरी लेयर का प्रोजेक्शन को ही हम विलाई कहते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये काम आता है, फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। कैसा होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली नुमा प्रोजेक्शन होता है।
लैमिना प्रोप्रिया, जो उसकी एक लेयर, जैसे हम अभी डाइजेक्शन बताए ना मॉर्फोलॉजी डाइसेक्शन में, जो हम देखेंगे लेयर्स कितने प्रकार की होती, तो उसकी एक लेयर होती लैमिना प्रोप्रिया। उसमें जो विलाई वाली जगह पर लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है और वेसल्स प्लेक्सस ऑफ वेसल्स प्रेजेंस होती है। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स जो प्रेजेंट होती है उसको हम लैक्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टील बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना, यही जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसको हम लैक्टील बोलते हैं, और प्लेक्सस ऑफ वेसल्स प्रेजेंस होता है, मतलब गुच्छे पूरे वो प्रेजेंस होते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गई। अब क्रिप्ट ऑफ लिबरकून क्या होता है? तो ये जो दो विलाई है, दो विलाई के बीच का जो बेसल पार्ट होता है उसको क्रिप्ट ऑफ लिबरकून बोलते हैं। इधर पे होता है, ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, इंटेस्टाइनल का जूस, जिसको हम सकस एंटेरिकस बोलते हैं। दो विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है ये, इसको हम क्रिप्स ऑफ लिबरकून बोलते हैं। अब हम देखें, अगर इंटेस्टाइन के सरफेस को काट कर देखें हम, तो उसमें जो म्यूकस के फोल्ड्स जो होते हैं, फोल्ड्स म्यूकोसल लेयर के जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम प्लाइका सेमी सर्कुलरिस बोलते हैं। और इसी के बीच में म्यूकोसा लेयर के नीचे जो क्या है, लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। माल्ट MALT मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, जो गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, उसको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस बोलते हैं। इस तरीके से हमने इंटरनल फीचर देख लिए। अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। फर्स्ट वीडियो में पूरा डिटेलिंग डायग्राम हम समझा चुके हैं। फिर भी हम बता देते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर सीकम होता है, उसके नीचे वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन उतरता हुआ, ये सिग्मोइडल कोलोन, और ये रेक्टम। क्या है? ये रेक्टम है। ठीक है ना, इसको मैंने लेबलिंग नहीं किया क्योंकि वहां पर हमने पूरा बता चुका था। तो सीकम जो है, अब हम इस सीकम की बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये मस्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहां? अपवर्ड विद कोलोन से कंटिन्यू करता है। ऊपर जाएंगे तो ये कोलोन में कंटिन्यू हो जाएगा, नीचे जाएंगे डाउनवर्ड सरफेस, देखो क्या लिखा है, इट्स लोअर सरफेस कंटिन्यूज विद वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या है ये? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये, है ना, ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, नीचे वाला पार्ट। तो ये सीकम है। सीकम एंड कोलोन कंटेन ई कोलाई बैक्टीरिया, कुछ ई कोलाई बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके डाइजेशन में काम आते हैं? B12, B1, B2 एंड K। ठीक है, बात समझ आ गई। ये सीकम हो गया। कोलोन की बात करते हैं हम, सीकम तो हो गया, कोलोन की बात करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड है ये? असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइडल। बस इतना ठीक है कोलोन में लिखने के लिए। थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं कि इसमें भी ई कोलाई प्रेजेंट है, इसमें भी ये बैक्टीरिया में जो है वो आपका मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो इन चीजों के डाइजेशन में काम आता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। रेक्टम क्या है? रेक्टम इज नथिंग, पूरा जो अपना डाइजेशन हुआ उसके बाद जो स्टूल से इधर से पास होगा, तो ये टर्मिनेटिंग पार्ट है किसका? कोलोन का, और ये काय के डेफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। तो आज हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, पूरा उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। हिस्टोलॉजी देखेंगे आगे के वीडियोस में, और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन देखेंगे, और लिवर और पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।